देखिए, सबसे पहले संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले जो संख्या आती है प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहते किसको हैं पहले ये समझिए। आप जैसे मान लीजिए कि दुकान पे गए और जाने के बाद आपको कलम खरीदना है। क्या खरीदना है? कलम। तो सबसे पहले दुकानदार से सबसे कम कितनी कलम लेंगे आप? एक लेंगे। एक से कम भी कलम खरीद सकते हैं? नहीं। अच्छा, एक से अधिक? एक से अधिक कितना? 2, 3, 4, 5। जब भी आप कलम खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले सबसे कम अगर कलम खरीदेंगे तो एक कलम खरीदेंगे। कितनी कलम खरीद सकते हैं? एक के बाद 2 खरीद सकते हैं, 3 खरीद सकते हैं, 4 खरीद सकते हैं, 5 खरीद सकते हैं, 6 खरीद सकते हैं। ठीक है ना? क्या 0 पेन खरीद सकते हैं? नहीं। 1/2 पेन? नहीं। 3/2 पेन? नहीं। -2 पेन? नहीं। -5 पेन? नहीं। तो बात को समझिए। जैसे हम एक कलम को कहाँ से गिनना चालू कर रहे हैं? कहाँ से गिनना चालू कर रहे हैं? 1 से। कहाँ से गिनना चालू कर रहे हैं? 1 से। उसी तरह किसी भी संख्याओं को जब हम गणना करेंगे, किसी भी संख्याओं को जब हम गिनेंगे तो वो कहाँ से हम गिनना चालू करते हैं? 1 से। तो जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जा सके, वस्तुओं को क्या क्या कर जा सके? वस्तुओं को गिना जा सके, वस्तुओं की गणना की जा सके, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, वस्तुओं की गणना कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से होती है? नहीं। कोई वस्तु 0 नहीं होती है। हम कह रहे हैं पेन 3/2 पेन हो सकती है? नहीं। आधी पेन हो सकती है? नहीं। -2 पेन? नहीं। -5 पेन? नहीं। पेन कहाँ से चालू है? 1 से। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को हम कहाँ से गिनेंगे? 1 से। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होती हैं। 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक जाती है? वे संख्याएं अपने आप में पूरी होती है। जैसे 1 अपने आप में क्या है? पूरा। 2 अपने आप में क्या है? पूरा। 3 अपने आप में क्या है? जो भी किसी चीज को जब हम खरीदेंगे तो पूरा पूरा खरीदते हैं। 1 पेन, 2 पेन, 1.5 पेन नहीं खरीदेंगे। उसी तरह प्राकृतिक संख्याओं को कहाँ से गिनेंगे? 1। तो सब प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा समझ में आई? जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जा सके उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। हाँ, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से। कहाँ से? 1, 2, 3 जैसे करके लिख लें, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक? ठीक। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहते किसे? जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो संख्याएं पूरी नहीं थी। पूरी नहीं थी। तो बाद में प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया गया। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल किया तो संख्याएं अपने आप में पूरी हो गई। पूरी माने पूर्ण। पूर्ण माने क्या होता है? पूर्ण माने पूरा। तो संख्या क्या हो गई? पूरी हो गई। यानी प्राकृतिक संख्याओं में किसको शामिल किया गया? 0। हाँ, 0 को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, है जी, प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण माने पूरी। पहले पूरी नहीं थी। जब उस प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया गया तो संख्याएं क्या हो गई? पूरी हो गई। जिसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो गया? तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होगी? 0 से चालू होगी आपकी। 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6 कहाँ तक जाएगी? आप बात को समझिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब बात को समझिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। देखिए, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? अब पूर्ण संख्या 0 से, इसके अंदर 1 है कि नहीं है? तो 1 से लेके जो संख्याएं हैं वो इसके अंदर है ना। तो सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, मगर सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि 0 पूर्ण है मगर प्राकृतिक नहीं। इसलिए सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। क्लियर हुआ? पूर्ण संख्या। इसके बाद हम आएंगे पूर्णांक। पूर्णांक, अच्छा, पूर्णांक का जरा हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक हो जाएगा पूर्णांक कि नहीं होगा? पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण धन अंक। पूर्ण माने पूरा, अंक माने अंक। जितना भी अंक अपने आप में पूरा हो, अपने आप में क्या हो? चाहे वो प्लस में हो चाहे, मगर वो अपने आप में पूरा होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जितना भी अंक है वो अपने आप में क्या हो? पूरा हो। जितनी भी संख्या है, कोई भी संख्याएं हो, वो अपने आप में क्या हो? पूरी हो। जैसे देखो, 1/2 अपने आप में पूरी नहीं है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1 को कई हिस्से में बांटा गया तो यानी आधा हो गया ना। तो क्या ये संख्या पूरी है? नहीं है। 3/2, 3 को कई हिस्से में बांटा गया यानी 1.5 हो गया, तो संख्या पूरी है? नहीं। तो हम क्या करें? वे संख्याएं जो अपने आप में क्या हो? पूरी हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे, वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो पूर्णांक में आपका क्या क्या आएगा समझ लीजिए। 0 भी अपने आप में पूरा है। 0 भी अपने आप में क्या है? पूरा। 1 अपने आप में क्या है? पूरा। 2 अपने आप में, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? अब इधर आते हैं। -1 भी अपने आप में पूरा है, -2 भी अपने आप में पूरा है, -3 भी अपने आप में पूरा है। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। देखिए, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितना भी अंक जो अपने आप में पूरा अंक होता है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब बात को समझिए। प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा। ये बताइए, इन तीनों में सबसे बड़ा समूह किसका है? किसका है? पूर्णांक का है। देखिए, पूर्णांक का समूह सबसे बड़ा है। क्यों? प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या में 0 से, मगर पूर्णांक में 0 से अनंत तक, -1 से अनंत तक। इसका मतलब क्या है कि जो पूर्णांक वाला समूह है, जो झुंड है, वो सबसे बड़ा है। कभी कभी पूछता है कि इनमें कौन सा समूह सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा समूह कौन है? पूर्णांक। कंफर्म हो गया? उसके बाद पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया। पूर्णांक को कई भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला होता है धन पूर्णांक। क्या होता है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? बात को समझिए। ये कोई नई चीज नहीं है। जो धन पूर्णांक का मतलब धन वाला पूरा अंक। धन वाला क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक। तो देखो, 0 एक ऐसा अंक है कि जो ना धन में रहेगा ना ऋण में रहेगा। क्योंकि ना, अच्छा, 0 कभी -0 लिखते देखे हो? कभी +0 नहीं। तो 0 जो है ना धन में होगा ना ऋण में होगा। तो 0 तो कॉमन हो गया, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद धन पूर्णांक, धन वाला पूर्णांक कहाँ से चालू हो रहा है? 1 से हो रहा है ना। और 1 से कुछ और भी चालू हो रही है। प्राकृतिक संख्या भी कहाँ से चालू हो रही है? यानी क्या पता चला कि प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक
कहते हैं। ठीक है, तो धन पूर्णांक भी आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या जो होती है उन संख्याओं को ही हम धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया? सब लोग उतार लिए हो, नहीं उतारे हो, उतार लीजिए। उसके बाद देखिए, धन पूर्णांक हो गया, पूर्णांक का एक भाग हो गया धन पूर्णांक, और दूसरा भाग में जो बांटेंगे उसे क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक वाला जितना भी ऋण में पूर्णांक है, जितना भी वो ऋण पूर्णांक कहलाएगा। तो ऋण में पूर्णांक कहाँ से है, -1 -2 -3 -4, कहाँ तक, तो ये ऋण पूर्णांक हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक। इसके बाद हम सम संख्याएं पढ़ेंगे। क्या चीज, सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं कहते किसे हैं, वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, वो क्या कहलाएगी, सम संख्याएं। आप लिख सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती है। हो गया। उसके बाद विषम संख्या। अच्छा, सम संख्या में जैसे लिख लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो सम संख्या कहाँ से चालू होती है आपकी, 2 से। क्लियर। उसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं किसे कहते समझ लीजिए। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती है। तो विषम संख्या कहाँ से चालू होती है बताइए। 1 से 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। ये उतार लिए थे, हाँ ठीक है। विषम संख्याओं के बाद अभाज्य संख्याएं, ध्यान से देखेंगे। कौन सा क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहते किसे, समझिए बात को कायदे से। वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। एक को छोड़कर, एक की बात नहीं होगी, एक की बात नहीं, एक को छोड़कर। वे संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हो,
किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, किसी अन्य संख्या से कटे ना, विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं कहाँ से चालू होती है बताइए, पता है आपको? दो से। अभाज्य संख्याएं दो से स्टार्ट होती है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी सम है। क्या है? सम अभाज्य है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है विषम होती है, मगर सिंगल दो एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। क्या है? सम अभाज्य। दो के बाद क्या आएगा आपका? तीन के बाद, पाँच के बाद, सात के बाद, नौ नहीं, नौ कट जाएगा, 11, 11 के बाद, 13 के बाद, 17 के बाद, 19, 19 के बाद, 21 कट जाएगा, 23, 23 के बाद, 29, 29 के बाद, 31 के बाद, 37 के बाद, 41, 41 के बाद, 43, 43 के बाद, 47 के बाद, 53, 53 के बाद, 59, 57 तो कट जाएगा, 57 कट जाएगा ना, 59। ठीक है। तो ये संख्याएं जो है अभाज्य है, जो किसी से कटती नहीं है, केवल अपने से कटेंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखिए इस पे क्या होता है, पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। अगर कहेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब भी दो। अगर पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हो गया आपका अभाज्य संख्या, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। उधर होगी, गिरेगा नहीं। सह अभाज्य संख्याएं। देखिए सह अभाज्य संख्या कहते किसे, समझ लीजिए बात को। ऐसा संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म माने जोड़ा, युग्म माने क्या होता है? ऐसा युग्म जिसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात उन संख्याओं का मसा जानते हो ना, महत्तम समापवर्तक, एक के अतिरिक्त कुछ ना हो, एक के अतिरिक्त ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। संख्याएं कहलाती है। अब बात को समझिए सह अभाज्य संख्या ध्यान से। देखिए 2 और 3 जोड़े की बात हो रही है। ऐसा युग्म, क्या कह रहा है? संख्याओं का ऐसा युग्म, यो जोड़ा जिसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात उन संख्याओं का मासा 1 के अतिरिक्त कुछ ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 2 और 3, क्या इसमें कुछ कॉमन है? 2 और 3 में कुछ मासा मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 और 8, क्या 5 और 8 में कुछ कॉमन है?
शाहबाज संख्याएं हैं। 3 और 13 कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। 3 और 5 कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो ये सब शाहबाज संख्या है। अच्छा देखिए, जैसे मान लो दे दिया 8 और 6। अच्छा देखिए 8 और 6 में 2 कॉमन है कि नहीं दोनों में? अगर 8 का खंड करेंगे तो कै ठो 2 मिलेगा? 8 का खंड करेंगे तो 3 ठो 2 मिलेगा। 2 गुणे 2 गुणे, 6 का खंड करेंगे तो 2 और 3, तो एक ठो मासा 2 मिलेगा ना, तो मासा इसका क्या आ जाएगा? 2। तो ये शाहबाज संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 कॉमन है, इसमें भी 2 मिलेगा। समझ में आ रही है बात? 9 और 18, 9 के अंदर 3 मिलेगा, 18 के अंदर भी 3 मिलेगा, यानी 3 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये शाहबाज संख्याएं नहीं है। शाहबाज संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। बात को समझिए। पहले कह रहा है कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो भी संख्याएं P बटा Q के रूप में, जैसे देखेंगे यहाँ पे, कैसे देख लीजिए आप, जैसे 2 बटा के 3 P बटा Q के रूप में है कि नहीं है? 5 बटा 2 माइनस 4 बटा के 3, ठीक है ना, माइनस 2 बटा के 1, 3, 0, 5, माइनस 3, ये सब परिमेय संख्या है। बात को समझिए कैसे है। अगर यहाँ पे 5 है ना, इसके नीचे 1 है कि नहीं है ना, तो P बटा Q के रूप में है कि नहीं है? तो जो भी संख्याएं जिन्हें भी हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सके, उन सब संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। कुल मिला जुला के एक बात समझिए कि आपकी जितनी भी संख्याएं आपने अभी तक पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याएं, सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी संख्याएं क्या होती है? सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, सभी संख्याओं को। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि जैसे ये 3 पूर्णांक है ना, 3 क्या है? चलो इसके नीचे 1 मान लो, बन गया परिमेय कि नहीं बन गया? बस शर्त एक है कि जो नीचे है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 बटा के 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसकी भी वजह है। अगर किसी संख्या में 0 का हम भाग देंगे, 2 बटे 0 का मतलब ये होता है कि नीचे से ऊपर भाग देना। अगर हम 0 का 2 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, इसका मान अनंत आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता, इस कारण कह रहा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि Q का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो संख्या जो है इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत। तो जब अनंत हो जाएंगी तो वो संख्या रहेगी? पता चलेगा नहीं। तो इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? तो जो भी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वो सब संख्या क्या है? परिमेय है। तो जितनी भी संख्या ये है, सब संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। सब संख्या को क्या कहेंगे? क्लियर बात समझ में आ रही है? जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जो अभी तक हम पढ़े हैं वो सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद अब परिमेय संख्या का 2 रूप होता है। क्या रूप होता है? 2 रूप होता है परिमेय संख्या का। बात समझिए। अब बात को समझिए। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ध्यान से समझिएगा बात को। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या का,
दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत, अशांत नहीं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव, या इसको एक और नाम देते हैं अशांत पुनरावर्ती, अशांत पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। जो परिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती या अशांत पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। अब कैसे बात को समझिए, देखिए ध्यान से, अगर हमको 5 में भाग देना है 2 का, 5 में भाग देना है 2, चलिए भाग देते हैं। 2 का भाग 5 में, 2 दूना के 4, 1 बचा। हम दशमलव लगाएंगे ना, लगाने के बाद 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। तो यहाँ पे हम 5/2 को लिखेंगे 2.5। तो जो ये संख्या दशमलव के रूप में दिख रही है आपको, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि भाग देने पर संख्याएं पूरी पूरी क्या हो गई? भले ही दशमलव के बाद कटी, दशमलव लगाने के बाद कटी ना। तो जब हम भाग देते हैं किसी संख्या से और संख्याएं दशमलव के 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, j अंक के बाद भी अगर पूरी पूरी कट जाएगी तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए शांत की परिभाषा कैसे पता चलेगी? अगर कहीं ऐसे दिया रहेगा 3.25, 5.123, 2.415, 1.23542, यानी इसके बाद कुछ डाट डाट लगा ना हो तो ये सभी संख्याएं शांत है। दशमलव के बाद क्या स्थान है? क्या अंक है? यहाँ पे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 5, यानी दशमलव के 5 स्थान के बाद ये शांत हो गई है। दशमलव के 2 स्थान के बाद शांत है, दशमलव के बाद 3 स्थान के बाद शांत है, दशमलव के 3 स्थान के बाद शांत है। तो ये सब दशमलव दिया रहेगा तो आप तुरंत कहें कि ये संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं। क्या है? अगर दशमलव प्रसार शांत दिखता है तो वो संख्याएं किसकी है? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? हाँ, अगर दशमलव शांत होगा तब भी संख्या परिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो देखो शांत का मतलब कि भाग देने पर संख्या पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। कोई दिक्कत? अब देखो इधर देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया गया अंक 10 को भाग देना है 3 से। ध्यान से समझिए, 10 को कैसे भाग देना? भाग देते हैं 10 को 3 से। 10 को भाग देना है 3 से। 3 तरीके कितना बचा? दशमलव लगेगा, लगा दीजिए, 0 बढ़ाइए। 3 तरीके 1 बचा, दशमलव लगा हुआ है, 1 0 बढ़ा सकते हैं हम। 3 तरीके 9। 3 तरीके क्या ये कभी कटेगी? कभी कटने वाली नहीं है। तो इन संख्याओं को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 3.333 डाट 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 डाट। तो इससे ये पता चलेगा कि दशमलव प्रसार कैसा है? आशांत है। वो भी आशांत कैसा? पुनरावर्ती है। आसान क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक क्या हो रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। बार बार क्या कर रहा है? जैसे देखिए 3 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 क्या आ रहा है? बार बार।
और डाट डाट लगा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है? आसान पुनरावर्ती है। और आसान पुनरावर्ती भी जो संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय होती है, क्योंकि ये दोनों किसका रूप है? किसका रूप है? परिमेय संख्याओं का है। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं 3.3 पर बार। लिख सकते हैं दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार आसांत नहीं, आसांत पुनरावर्ती है। आसांत पुनरावर्ती। दशमलव प्रसार कैसा है? तो समझिए बात को। अगर दशमलव प्रसार शांत है तब भी परिमेय, दशमलव प्रसार आसान पुनरावर्ती है तब भी परिमेय। दोनों किसका रूप है? परिमेय का रूप है। देखिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कहते किसे हैं? वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार आशांत अनावर्ती हो। अभी हमने जो परिमेय बताया है, देखिए परिमेय का दशमलव प्रसार दो प्रकार का। परिमेय का जो दशमलव प्रसार है दो प्रकार का, एक तो शांत और एक जो है अशांत पुनरावर्ती। पुनरावर्ती परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का, एक तो शांत और एक आसान पुनरावर्ती। शांत का मतलब जिसमें डाट डाट नहीं लगा होगा, आसान पुनरावर्ती का मतलब डाट डाट लगा होगा मगर कोई अंक बार बार आएगा। तो शांत होगा तब भी परिमेय और आसान पुनरावर्ती होगा तब भी परिमेय। अब बात को समझिए। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती हो, आसान अर्थात जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। आप उदाहरण से समझिए बात को। देखिए अपरिमेय संख्याएं आपकी गिनती की तीन तरीके की होती है। गिनती की समझिए बात को। सबसे पहले जितनी भी संख्याएं करनी के अंदर हो और उनको करनी से बाहर ना निकाला जा सके जोड़ा बना के, जैसे ये कड़ी में तीर है ना, इसको बाहर निकाल सकते हो पूरे रूप में? नहीं निकाल सकते। कड़ी में 5 को निकलेगा तो फिर वो आसान अनावर्ती के रूप में निकलेगा, आसान पुनरावर्ती के रूप में नहीं निकलेगा। आसान हाँ, कभी परिमेय संख्या के रूप में इसे व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये जो संख्याएं हैं जिन्हें करनी से बाहर हम नहीं निकाल सकते, वे सभी संख्याएं, जितनी भी संख्या जो करनी से बाहर ना निकल सकते, वो सब क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? याद रहेगा, जितनी भी करनी वाली संख्या है जो करनी से बाहर ना निकल सके वो सब क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। दूसरी, जितनी भी संख्या पाई के रूप में हो, किसके रूप में हो? पाई के रूप में हो। 5 पाई, 2/3 पाई, पाई के रूप में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी। पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि पाई का जो ओरिजिनल दशमलव रूप है वो आशांत अनावर्ती के रूप का होता है, इस वजह से पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या का दो रूप बता दिया, एक तो करनी में हो जो करनी से बाहर ना निकल सके, दूसरा पाई के टर्म में होगी तब अपरिमेय कहलाएगी, और तीसरा अपरिमेय का रूप आशांत अनावर्ती के रूप में हो। कैसे? देखिए 2.1001000 डाट डाट डाट। अब देखिए ध्यान से, दशमलव लगा है ना, डाट डाट लगा है यानी आशांत है, मगर यह आशांत कैसा है? क्या इसमें कोई अंक बार बार आ रहा है? देखिए यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 0 है, यहाँ पे 1 0 0 0 है। कोई अंक बार बार आ रहा है? यानी रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी इसका दशमलव प्रसार आशांत तो है मगर आशांत पुनरावर्ती नहीं, आशांत अनावर्ती है। इस वजह से जितनी भी संख्याएं जो आशांत अनावर्ती के रूप की होगी वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय। जैसे देखिए 5.12532 डाट डाट डाट। देखिए दशमलव लगा है, डाट डाट लगा यानी आशांत है। क्या है? मगर देखिए कोई अंक बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है? रिपीट
यानी अशांत अनावर्त पुनरावर्ती नहीं है। ये क्या है? अशांत। अशांत दो प्रकार के हो गए, एक अशांत पुनरावर्ती और एक अशांत अनावर्ती। पुनरावर्ती उसको कहेंगे जिस अशांत में कोई संख्या रिपीट हो बार बार, उसको अशांत पुनरावर्ती। और अशांत पुनरावर्ती किसका रूप होगा? परिमेय का। और अशांत अनावर्ती किसका रूप होगा? अपरिमेय का। बात समझ में आ रही है हमारी? नहीं समझ में आ रही? आ रही है। देखिए 2.1 2 3 4 5 6 7 डाट 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 डाट। देखिए 2.1 2 3 4 5 6 7 डाट डाट डाट। क्या कोई अंक बार बार आ रहा है? अशांत तो है मगर पुनरावर्ती अशांत क्या है? इस वजह से ये क्या है? बस यही तीन रूप मिलेगा अपरिमेय संख्या का। एक तो कर्ली में हो जो बाहर ना निकल सके अपरिमेय, एक पाई के टर्म में हो अपरिमेय, और एक आसान पुनरावर्ती के टर्म में होगी तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय होगी। बाकी सभी संख्याएं जितनी भी संख्या है सब क्या है? परिमेय, सब परिमेय है।